अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। लाखों लोग, हजारों देहात और सैकड़ों किलोमीटर तवील इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब की भेंट चढ़ चुका। जानवर और इंसान सभी बेघर और भूखे प्यासे हैं। हुकूमत और मुखैर हजरात सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं, मगर शायद अभी इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ। वक्ती रिलीफ तो शायद मिल जाए, मगर सैलाब के बाद जो सूरत हाल बननी है वो और भी तकलीफ देह होगी। जिस आवाम का सब कुछ सैलाब की नज़र हो गया, वो फिर से फसल बोने की तैयारी कैसे करेंगे? जो फसलें और सब्जियां सैलाब में बह गई, उनकी कीमतें आसमान की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाएंगी और आवाम महंगाई की चक्की में मज़ीद पिसे जाएंगे। हुकूमत अपनी उलझनों और अंदरूनी खिलाफात से निकलेगी तो फिर आवाम पर तवज्जो देगी। फ़िलहाल हुकूमत के लिए कॉन्टिन्यूशन का मरहला दरपेश है और उससे निकलते हैं तो ख्वाजा आसिफ के ब्यूरोक्रेसी और ठेकेदारों के साथ साथ अपनी हुकूमत के जिम्मेदारियां ना अदा करने और एहतसाब शुरू करने के बयान को लेकर वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी के बयान ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अब रह गई अपोजिशन, तो वो खुश है कि अवाम के वोट लेकर असम्बली में तो आ गए और कमेटियों का हिस्सा बनने के बाद अब वो कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। इसी ऐवान में भी वो दिलचस्पी नहीं रखते। वो बाहर अपनी असम्बली लगाए हुए हैं और वो ज़िमनी इंतखाबात से भी लाताल्लुकी कर चुके हैं। लिहाजा हुकूमती अरकान आपस में उलझ चुके हैं और अपोजिशन अरकान भी ज़ाती इख्तिलाफात से बाहर नहीं आ रहे। अब हुकूमत और अपोजिशन अपने मसले से बाहर निकलेंगे तो फिर ही आवाम के हक़ में आवाज़ उठाएंगे या फिर उन्हें उनके हुकूक देंगे। मौजूदा मुल्की सियासी, मुआशी और सैलाबी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट का पैनल मौजूद है। मुझे ज्वाइन किया है आमिर इलियास राना साहब ने, आमिर ज़िया साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कुछ देर में हमें हसन अयूब साहब भी ज्वाइन कर लेंगे। आमिर ज़िया साहब, मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है कि सैलाब पहले ड्यूरेशन बड़ा ज़्यादा होता था। अगर आप पुराने उठा के देखें हिस्ट्री में जो सैलाब आए हैं मुख्तलिफ, और बाय द वे हसन अयूब साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ड्यूरेशन बड़ा कम हो रहा है। ज़ाहिर है कि हम हर चीज़ क्लाइमेट चेंज पे डाल देते हैं, हर चीज़ हम कार्बन एमिशन पे डाल देते हैं। हम बता रहे हैं कि दुनिया में पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है एनवायरनमेंट का और हमें उसमें बहुत मुश्किलात का सामना है। लेकिन सादा सवाल है, क्या कोई हमारे एंड पर भी जिम्मेदारी है जो हमारी बनती है और हमने अदा नहीं की? जो बड़ा मेरे ख्याल में एक अच्छा सवाल है ये, और इसका पार्शियल जवाब जो है वो ख्वाजा आसिफ ने पिछले दिनों अपनी कौमी असेंबली की तकरीर में दिया था कि आप हर चीज हमारे यहाँ दस्ते कुदरत पे डाल दिया जाता है। दस्ते कुदरत बिल्कुल यकीनन क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है, लेकिन पाकिस्तान में उसके जो असरात कितने ज्यादा एग्रीवेट हुए हैं वो हमारी अपनी अक्लमंदियों से हुए हैं कि हमने जंगलात को बेरहमाना तरीके से काटा है। हम लोगों ने दरियाओं में बस्तियां बना ली उसकी राह गुजर पे। दरिया क्या, हमने नदी नाले कुछ नहीं छोड़ा। और ये मसला कराची तक खैबर है, हर जगह पे हम लोगों ने, यानी कि हमारी जो आप कहेंगे कि जो बिल्डर्स थे और उसमें ज़ाहिर है हुकूमतों का भी ताउन रहा है, हमारे बड़े जो इन्फ्लुएंशियल है सियासतदान उनका भी ताउन रहा है, तो उन्होंने बिना सोचे समझे बगैर एक मनसूबा बंदी के जो है चीज़ों को जो है वहाँ पे तजावुज़ात कायम किए हैं, जिसकी वजह से जो है असरात बुरे से बुरे होते जा रहे हैं। और उसमें आप ज़ाहिर है कि अभी देखिए, मैं कराची की अगर हम बात करें, हालांकि भी ज्यादा मसला पंजाब का है कि यहाँ पे जरा सी बारिश होती है और वो मेयर साहब कहते हैं कि मतलब है पानी ज्यादा आ गया था। पानी ज्यादा नहीं आया था, 170 मिलीमीटर बारिश थी, मगर क्योंकि सारे आपने कहते नालों के ऊपर कब्जा कर लिया है, नालों को ब्लॉक कर दिया है, नालों की वक्त पे सफाई नहीं होती है, और जहां नाले समंदर से मिलते हैं वो पॉइंट अगर चौक है तो फिर जाहिर है कि वही होगा जो कराची जैसे शहर डूब जाता है मामूली बारिश के अंदर। फिर इसी तरह हमने देखा, मुझे याद है मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, 2 मरतबा रहा हूँ, 4-5 बरस तक रहा हूँ, तो उसमें मैंने था कि इस्लामाबाद में बड़ी धार बारिश हुआ करती थी, लेकिन ओपन स्पेसेस थी वहां पर और वहां पर भी नाले काम कर रहे होते थे। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कि उसको भी कंक्रीट का कहते हैं ना जंगल बनाया जा रहा है, वरना बड़े फख्र से कहा जाता था कि इस्लामाबाद है ब्यूटीफुल, तो वहां पर भी यही हुआ। लाहौर में भी बारिश हुआ करती थी, ये हालत नहीं हुआ करती थी, तो यकीनन हमें अपने गिरबान में झांकने की ज्यादा जरूरत है। मैं तो बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ। फिर इसी तरह का जो असर आया है हमारे कस्बों में, केपी में हमने देखा है कि जी वो आपने दरख्त काट दिए तो बोल्डर आ जाते हैं, चट्टानें आ जाती हैं, टूटकर पत्थर आ जाते हैं, वो पूरी पूरी आबादियों को तहस नहस कर देते हैं। तो ये किसी एक हुकूमत की एक तसलसल है हमारा, हमारे अपना हुकूमत के लोग शामिल हैं, उसमें हमारे हुक्मरान शराफिया के लोग शामिल हैं, उसमें बड़े बड़े सिविल ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। तो हमें अपने उस पर देखना, तो चीज को मिटिगेट कर सकते हैं और करना भी चाहिए।
ये बिला वजह का मतलब है पाकिस्तान के साथ हो रहा है। जाहिर है कि उसमें एग्रीमेंट हो गया है कि भारत के साथ जो हमारे मामला बॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन भारत तो हमेशा से पानी छोड़ता रहा है, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है। जब भी वहां पे एक्सेस वाटर होता है उसने वो टाइमिंग अपनी मर्जी से चूज कर रहा है, उससे मजीद चीजें खराब हो रही है। लेकिन हमें अपने भी गिरेबान में झांकने की जरूरत है फरवा साहिबा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन हम इसमें एक और भी चीज़ थोड़ी सी ऐड कर लेते हैं। आमिर इलियास राना साहब, ठीक है कि भारत हर साल पानी छोड़ता है और फिर हमने आबी जारियत तो कहना है क्योंकि आबी जारियत है, बट पॉइंट ये है कि एक नई बहस छिड़ जाती है और वो बहस है तो पुरानी कि जी डैम बनाने बड़े ज़रूरी थे। आप अब भी समझते हैं कि इंक्लूडिंग डैम्स कुछ और भी चीज़ें हैं जो हमें एक्चुअली देखनी पड़ेंगी अब, जैसे करप्शन हो गई और कहाँ कहाँ चाइना कटिंग माफिया बैठा हुआ है, कौन कौन ज़मीनों पे कब्जा करके बैठा हुआ है और किसकी वजह से आम आदमियों के घर डूब गए। हुकूमत ऐसा क्या करे कि कम से कम कोई शॉर्ट टर्म और फिर लॉन्ग टर्म रिलीफ दे सके? देखें, या तो कुछ नई बात हुई हो ना तो बंदा कहता है कि जी ये काम नया हुआ है। ना इंडिया ये काम पहली दफ़ा कर रहा है और ना पाकिस्तान के लोग पहली दफ़ा इस तरह के पानी से डूबने की तरफ आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं। लाहौर के गिर्द सबसे बड़ा कस्बा शादरा है जहाँ पे लोग हर साल जब ये पानी का सीज़न आता है, बारिशों का होता है, तो वो लोग साइडों पे चले जाते हैं। ये फ़कीदुल मिसाल आया है। ज़ाहिर है कि उन्होंने ये कोशिश की है कि पानी को जितना रोक सकें और पाकिस्तान को ख़राब करने के लिए फिर एकदम छोड़ दिया जाए पानी। ज़ाहिर है अगर वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करते जाएँ तो वो फिर सैलाब की कैफियत नहीं बनती। जो दुश्मन से और ख़ास तौर पर इस जैसे घटिया दुश्मन से आप तवक्को नहीं रख सकते, जिसने लितर खाए हो जंग में अभी ताज़ा तरीन, तो वो आप उसको किस एथिक्स की बात सोचते हैं। हाँ, हमारे यहाँ बिल्कुल है कि डैम अभी आपको पता है नए नए अभी माहिरीन बहुत सारे आ गए हैं और अगर आप सुने तो आप भी परेशान हो जाएं कि वो डैम को कुछ जिस तरह हमारे यहाँ वो 31 दिसंबर आती है ना, नए साल की पेशीन गोइयों में वो लोग आ जाते हैं अपना चूरन लेके, इसी तरह आबी वसाइल के बहुत सारे माहिरीन आ गए हैं कि ना उनको डैम की समझ आ रही है, ना वो ये मानते हैं कि डैम बनने भी चाहिए। डैम जहाँ ज़रूरत है आपको बनाए, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपको चाहिए है और लॉन्ग टर्म तभी चलेगी और होगी जब जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होंगे। वाटर रिकॉर्ड की जैसे अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं तो उनकी पार्टी उनको गले पड़ गई है कि जी कालाबाग डैम पे वो ठीक बात कर रहे हैं कि भाई वाटर रिकॉर्ड मौजूद है। सिंध के साथ बैठ के, बलोचिस्तान के साथ बैठ के वो ये नहीं कह रहे कि आप एकदम बना दें, वो ये कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूँ लेकिन इस पर बात हो और केपी आगे चलेगा। मेरे साहब ने एक अच्छी बात की है क्योंकि उनके साउथ केपी को बहुत फ़ायदा है इसके अंदर, और वो साउथ केपी को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है ना, DI खान को पाकिस्तान से बाहर तो नहीं है कि हम कहेंगे कि वहाँ पानी के वहाँ के लोगों की 24 लाख अगर कनाल ज़मीन एक लेफ्ट कनाल से बनती है, बेहतर हो जाती है, तो हम क्यों उसकी मुखालफत करते हैं। हमारे यहाँ असल में ये हो गया कि ये तेरा ये मेरा, और इसके अंदर फिर अब आप देख लें कि वो मुखालफत शुरू हो जाती है। अब हो जाती है। अब पानी के जब नहर की बात की पंजाब ने कि जी सतलुज में जब भी पानी आएगा हम उसे चुलिस्तान ले जाएंगे, अब वो पजनद में गिरेगा और वहाँ से फिर वो सिंध की तरफ रवाना होगा और सिंध से जाहिर है गुजरता हुआ जो कुछ पंजाब में पानी कर रहा है वही सिंध में भी करेगा और सारे दरिया वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तो वो और ज़्यादा मुश्किल बनती है और फिर वो समुंदर में गिर जाता है। लेकिन चूँकि एक वक्त पे कोई काम हो नहीं सकता कि आप सुकून से बैठ के कंसेंसस करके, हमारे यहाँ होती है बस हैपेजेटली, जैसे अभी बहस शुरू करा दी गई है सूबों पे, सूबे बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी दाई है केपी से इधर हट के यहाँ पे पंजाब में कि जी सराय की सूबा भी बन जाए, भावलपुर भी बन जाए, साउथ सूबा भी बन जाए, लेकिन सिंध के अंदर कोई सूबा ना बने। भाई क्यों ना बने? अगर ये ज़रूरत है तो फिर वो वहाँ पर भी है, अगर ये ज़रूरत है तो पंजाब में भी है, ये है तो केपी के अंदर भी मौजूद है कि हज़ारा की पहले से डिमांड मौजूद है, साउथ वाले अलग मांग रहे हैं। तो फिर ये बलूचिस्तान में बलोच और उसके अलावा एथनिसिटी के अलावा भी कलात एक रियासत मौजूद थी, उनकी अपनी डिमांड है। तो ये आप अगर 4 बंदों की ड्यूटी लगा के कराएंगे ऑटोमेटिकली उसके खिलाफ वॉइसेस शुरू हो जाएंगी और वो नेगेटिव हो जाएगा। एजेंडा होना चाहिए कि जी ये 4 सूबे हैं, ये 3 हुकूमतें हैं मुख्तलिफ, ये अपने अपने एजेंडे लाएँ अपनी क़यादत के साथ बैठ के, और फिर उनको आप पार्लियामेंट में बहस नहीं करना चाहते, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करा लें कि जी हम सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन करेगा कौन? क्योंकि रास्ता तो नहीं है लेकिन होना है। चाहे महमूद अचकज़ई पे आज खबर आ गई है कि वो PTI वाले चाह रहे हैं कि वो खुद ही पीछे हट जाएं, अब लड़ाई है ना अंदर की। महमूद अचकज़ई चाहे वो कितनी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बात करें, लेकिन वो सिस्टम में नवाज शरीफ के साथ आए थे, उनके भाई गवर्नर बने थे, सूबाई वजीर भी लोग आए इनकी पार्टी के, तो आप लोगों को लाएं बेट में और बैठ के बात कराएं, इसके अलावा तो कोई हल नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा चले, ये तो हम ज़ाहिर है कि मैं
ये भी डिस्कस करना चाह रही हूँ, सूबों की बहस और दीगर भी। लेकिन हसन अयूब साहब, अगर हम दुनिया में हिस्ट्रीज़ देखें या दुनिया में कौमों को देखें, तो टोक्यो के अंदर चूँकि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह के अर्थक्वेक्स आते हैं और बड़ी तबाही एक अरसे तक मचा रखी, पूरा जापान इस वजह से परेशान था। फिर हमने देखा कि उन्होंने कोर कॉलम वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया फॉर एयर कुशंस और उन्होंने उसके ऊपर ओवरकम कर लिया। ज़रा हैजर्ड तो नहीं कंट्रोल कर सकते थे, तो उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर लिया। चाइना में स्मोक का इंतहाई इशू था, 2013 से उन्होंने मॉडल लगाना शुरू किया, ग्रेट ग्रीन वॉल उन्होंने शुरू कर दी। फिर उन्होंने जो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्शन प्लान है वो मुतारिफ करवाया और हम देख रहे हैं कि अब उनका जो स्काई इट्स मोर ब्लूइश एंड मोर बेटर देन द पास्ट ईयर्स। इट मीन्स के ज़ाहिर है कि हैजर्ड होते हैं और आप उसको कंट्रोल करने के लिए कोई तरतीब बनाते हैं और लगाते हैं। पाकिस्तान में ऐसी तरतीब क्यों नहीं बनती है? ये पाकिस्तान में ऐसे मॉड्यूल्स क्यों नहीं इंट्रोड्यूस होते? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए सॉल्यूशंस तो हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करना जो है ना वो अपहिल टास्क है। जिस तरीके से दरियाओं के अंदर इंक्रोचमेंट हुई है, इस इंक्रोचमेंट को अगर आज वॉर फुटिंग्स के ऊपर रिमूव करने की ठान ले हुकूमत और सोसाइटी भी, तो कम से कम जो है वो 3 साल दरकार हैं आपको इन इंक्रोचमेंट को रिमूव करना। फिर उसके बाद आपने खाली इंक्रोचमेंट्स को रिमूव नहीं करना बल्कि बफर जोन्स बनाने हैं, और बफर जोन्स बनाने के बाद, छोड़ने के बाद उनके अंदर प्लांटेशन करनी है और वहां पर आपने दरख्त उगाने हैं। अब वो दरख्त के उगने में भी, उसके ग्रोन अप होने में भी टाइम लगना है। फिर जो बफर जोन जितना इलाका होता है वो सारा नीचे कंक्रीट नहीं होता बल्कि कच्चा होता है, ताकि पानी जो है वो ज़ेरे ज़मीन जाए। अब इसमें देखिए ये करने में बड़ा वक्त लग जाएगा। अब ये करने के हवाले से क्या संजीदगी मौजूद है? मेरे ख्याल के मुताबिक अभी तक कोई संजीदगी नहीं है, ना ही संजीदगी होगी, क्योंकि इस साल सैलाब आए हैं, अगले साल ये प्रोजेक्शन इससे ज्यादा होंगे। लेकिन जब जूं ही ये सैलाब का वक्त खत्म होगा तो हमारी तरजीहात बदल जाएंगी। यही हम बहसीत कौम है, हम अपनी गलतियों से सीखते नहीं हैं बल्कि अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं। हर बंदा प्रॉब्लम को डायग्नोज करेगा लेकिन सोल्यूशन को प्रोवाइड नहीं करेगा, और सोल्यूशन जो प्रोवाइड थ्योरेटिकली हो भी जाएगा तो उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी जो ख्वाजा आसिफ साहब बोलते हैं या मुसद्दिक मलिक साहब बोलते हैं अबाउट करप्शन और ये सब कुछ, जो ब्यूरोक्रेसी और मिली भगत से सियासतदानों के भी नाम लेते हैं, तो आप समझते हैं कि ये फिल वक्त का गुबार है, ये उतर जाएगा? ये 4 दिन की बात है जी। ख्वाजा साहब के हवाले से तो मैं ये बात कहूंगा कि वो लास्ट इलेक्शन है, उन्होंने कहा कि वो कह चुके हैं आइंदा उन्होंने इलेक्शन लड़ना नहीं है। यानी वो प्रैक्टिकल जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उससे तो वो इस्तीफा दे रहे हैं। अब वो उसके बाद उन्होंने अपनी एक यादें छोड़नी है, लेगेसी छोड़ के जानी है। लोग याद करेंगे जी मैं तो वजीर भी था, फिर भी खड़े होकर मैंने मर्दे आहन वाली हक और इंसाफ की बात की, मर्दे आहन वाली। तो वो हनीफ अब्बासी साहब ने दुरुस्त कहा कि जी आप अगर गवर्नमेंट हैं तो गवर्नमेंट में तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरी कैबिनेट के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर अकेले तो गवर्नमेंट नहीं है ना जी, वो तो उनकी पूरी वफाकी काबीना है वो उसका हिस्सा है। और जब आप वफाकी काबीना का हिस्सा हो तो फिर आप तनकीद नहीं करते, फिर आप इस्लाह करते हैं। और जब आप वफाकी काबीना का हिस्सा हैं तो फिर आपने अगर तनकीद भी करनी है तो फिर इससे आप खुद को डिटैच करें, आप स्टेप डाउन करके, फिर चाहे आप ट्रेजरी बेंचेस पर बैठे हों लेकिन आप बतौर एमएनए तनकीद करेंगे तो फिर आपकी आवाज़ ज़्यादा मौसर होगी और उसकी आवाज़ में जो वजन भी वो ज़्यादा होगा। अब इसी तरीके से अली मीन गंडापुर की बात कर रहे थे आमिर लियास राणा साहब के जी, उसने ठीक बात की है। मैं तो ये कहूँगा कि सिर्फ उन्होंने बात की है, प्रैक्टिकली अगर वो कुछ करना चाहें इस जंग के अंदर और अपने इलाके के हवाले से अगर वो कहते हैं जी कि मेरे जो डीआई खान की ज़रूरत है कालाबाग डैम, तो अपने वोटर को भी खुश करना है और अमली तौर पर कुछ करके दिखाना है। पहले एक रेजोल्यूशन तो पास करके दिखाएं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से, जिसके वो लीडर ऑफ द हाउस हैं। ठीक, कब वो अपनी ऐलान करें जी कि नेक्स्ट जो भी इजलास होगा उसमें मैं रेजोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ और मैंने उसको मंजूर, मैं नहीं कहता 2/3 से उसको पास कर रहे हैं, खाली मंजूरी करा लें, टेबल तो करें, बिस्मिल्लाह करें। यहाँ पर साथियों को इस्लामाबाद में आप बुलाकर 2 घंटे आपने गुफ्तगू की, उसमें से पौने 2 घंटे आपने बात की कालाबाग डैम के ऊपर। अगर आप इतने ही संजीदा है तो अमली तौर पर करके दिखाएं। बेसिकली ये भी अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन थी, ये पॉलिटिकल स्टंट था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्योंकि वो बोर्ड में बैठती हैं तो वो देखकर उनको तकलीफ होती है कि टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं, तो वो फिर उन्होंने कहा कि वो मैं क्या कौन सी ऐसी बात करूं जिससे लोग, मुझे भी जो है ना वो मीडिया की मिले, कवरेज मिले, सोशल मीडिया पर मैं भी ज़ेरे बहस आऊँ और जनाब कहें अली अमीन हो रही हो, तो फिर अली अमीन होना शुरू हो पड़ी है। लेकिन अली अमीन साहब इस मामले के अंदर आप कोई अमली इकदाम करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उनकी अपनी पार्टी उनके मौक़िफ़ से
एग्री नहीं है। आप ये देख लें कि असद कैसर साहब ने अगले ही रोज उनकी तरदीद कर दी। उधर से हलीम आदिल शेख साहब वो कह रहे हैं जाती राय है, सलमान अकरम रजा कह रहे हैं कि आपकी जाती राय है। आप अपनी पार्टी के अंदर कंसेंसस नहीं पैदा कर सके तो आप दीगर सूबों को किस तरीके से ये बात कह रहे हैं कि वो बैठे। भाई आप पहले अपने सफों के अंदर इत्तेफाक राय पैदा करें, फिर आप बात करें कि जी सूबों में इत्तेफाक राय हो। ये एक जमात आई अग्री हसन अयूब साहब, लेकिन ये जो इत्तेफाक राय वाला, ये जो लैक ऑफ इत्तेफाक राय है ना, कभी कहा जा रहा है, वो भी ले लेते हैं साथ ही, वो एक्चुअली हुकूमती सफ़ों में भी है। अब जैसे कि हमने भी हनीफ अब्बासी साहब के बयान और ख्वाजा आसिफ साहब की जो गुफ्तगू थी उसके ऊपर डिस्कशन की, तो हम इसे मज़ीद थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि हमारे मुल्क में माशाल्लाह इत्तेफाक राय ये बरकत ही उठती जा रही है, ना सिर्फ जमातों से, वैसे ही पूरी कौम से ही लग रहा है कि ये उठती जा रही है। एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हसन अयूब साहब बता रहे थे कि इत्तेफाक राय नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में, और ये सबको ही पता है, लेकिन हुकूमती सफ़ों में भी इत्तेफाक राय आजकल नापैद होता जा रहा है। आमिर रज़ा साहब, लेकिन एक चीज़ पे बड़ा फर्मली इत्तेफाक राय है और वो है कॉन्टीन्यूशन। अब इससे आगे मैं सवाल करना नहीं चाहती, आपका दिल करे तो आप जवाब दे दें कि मैं इस इत्तेफाक राय और इस हुस्न इत्तेफाक को क्या कहूँ। जी सर, इत्तेफाक राय जो है वो कॉन्टिन्यूशन पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, कॉन्टिन्यूशन सर जी कंटिन्यूएशन पे तसलसल के ऊपर इत्तेफाक राय है। रहेगा वो फैसल बाउडा साहब की जो हाँ मैं आ रहा हूँ, तसलसल पे मैं आ रहा हूँ और कंटिन्यूएशन पे भी आ रहा हूँ। उससे पहले बड़ी हसन अयूब साहब ने बड़ी अहम बात की कि इत्तेफाक राय की बड़ी जरूरत है, और हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी सियासत जो है वो कहते हैं सनसनीखेजी का शिकार हो गई है। कि जो हमारे यहाँ प्रेस पे शिकायत हुआ करती थी, टेबलॉइड प्रेस पे, येलो सहाफियों पे ना, येलो जर्नलिज्म के, कि जो सनसनीखेजी पैदा करते, तो हमारे यहाँ भी अब सनसनीखेजी पैदा करते हैं। जो सीरियस संजीदा डिस्कोर्स और डायलॉग होता है वो नहीं होता, ना हुकूमत की जानिब से हो रहा है ना हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से हो रहा है। लग रहा है कि जी जो पाकिस्तान के बड़े इशूज हैं, जो बड़े हसास मामला हैं, जिन पे बड़ा कहते हैं तसल्ली से गुफ्तगू होनी चाहिए, वो हमारे यहाँ तरजीहात पे नहीं है। तो हर चीज मजाक बन गई और साउंड बाइट पे बात हो रही होती है। अब तसलसल की बात जो है ये तो उनको खुद वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि मैंने राना सनाउल्लाह साहब का एक साउंड बाइट सुना था जिसमें उन्होंने कहा था जी इत्तेफाक हो गया तसलसल पे, और वो 5 साल के लिए हुआ, 10 साल के लिए हुआ, इस पे वो गालिबन खामोशी थी। वो तसलसल किस चीज का होगा? वो तसलसल इस बात का होगा कि इन्हीं चेहरों को रहना है और बाय हुक और बाय क्रुक रहना है जो सब हुक्मरान है। ये तसलसल इस बात का होगा कि इस मुल्क में जमहूरियत इत्तेफाक से मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे आमिर रज़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मैंने उनसे यही सवाल किया था जो उन्होंने मालिक साहब के प्रोग्राम में जवाब दिया था, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए कहा कि हुकूमत का बात नहीं किया तसलसल का। हुकूमत का तसलसल वही रहेगा जो आइन की रूह के मुताबिक है, 5 साल बाद इलेक्शन वाला। ये दूसरे तसलसल की बात कर रहे, तो मैंने उस पर दोबारा सवाल किया था कि कितने साल का, तो उस पर उन्होंने रिवायती एक क्या कहते हैं, खामोशी कह लें, हंसी कह लें, घुमा दिया फिर बात को। वो उन्होंने कहा कि देखें ना कितना अच्छा मार्का है। और एक मज़े की बात है कि मैंने उनसे ये भी सवाल कर दिया, साथ जसारत कर दी कि सर आप बताएं कि चीफ जस्टिस साहब की भी क्या ये तसलसल वाला जो हिसाब किताब है वो क्या लगाया, तो उन्होंने कहा वो भी 5 साल के लिए है। अच्छा, वो ये है ना कि वो जो आपने कहा कि खामोशी आई, हम हंस दिए, हम चुप रहे, मंजूर सा पर्दा तेरा। अब ये जाहिर की वजाहत की जरूरत है कि वो 5 साल कब से शुरू हो रहे हैं। अब वो मेरे ख्याल में हुकूमत को उसकी वजाहत करनी चाहिए, क्योंकि वहीं से क़यास आराइयों का सिलसिला शुरू हुआ है कि 5 साल जो है वो कब से शुरू होंगे। मतलब उसके उन 5 साल के कुछ साल मुकम्मल हो गए या फिर सिफर से शुरू होंगे 5 साल, तो ये मेरे ख्याल में वजाहत की जरूरत है। लेकिन हम जैसे लोग ये समझते हैं कि भाई होना ही चाहिए कि जमहूरियत का तसलसल हो और आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चले, मुल्क में ईमानदाराना इंतखाबात हों, क्योंकि वो तसलसल टूट चुका है इस मुल्क में, बल्कि था ही नहीं और वो बद से बदतर होता जा रहा है। तो अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं तो तसलसल जो है शख्सियत से ज्यादा निजाम के स्ट्रेंथन होने पे होना चाहिए, कि निजाम मजबूत हो और निजाम आइन और कानून के मुताबिक मजबूत हो। उसको जो हमारे यहाँ लोग जो हैं उसको कहते हैं ना कि प्ले अराउंड कर रहे हैं, उसको करप्ट कर रहे हैं, उसको जो है उसमें डिसफंक्शनल कर दिया उन्होंने निजाम को, ऐसी तरमीम करके कि जो आइन की स्पिरिट के खिलाफ है। तो वो अब ये सारी बड़ी काबिल बहस बात है। तो हमारे यहाँ हम लोग मसाइल में गिरे हुए हैं हर तरह के, मतलब आप ये देखें ना कि सैलाब का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, सियासी महाजराई का मसला है, मईशत का मसला है। लेकिन इन तमाम मसलों के हल का आगाज उस वक्त होगा कि जब आप अपनी सियासत को फिक्स करेंगे। सियासत में महाजराई खत्म होगी तो फिर आप संजीदा
तरीके से दीगर काम कर सकेंगे। वो दीगर काम करने के लिए भाई तसलसल की यकीनन जरूरत है, लेकिन वो पॉलिसीज का तसलसल होना चाहिए, शख्सियात पे इतना जोर नहीं देना चाहिए जनाब। मैं ये एक सवाल जो है वो आमिर इलियास साहब से भी और हसन अयूब साहब से भी करना चाह रही हूँ, दोनों अपनी अपनी राय दीजिएगा। आमिर इलियास साहब, ये जो तसलसल है, क्या ये जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए नागुज़ीर है? अच्छा, मैं तसलसल पे तो ज़रूर आऊँगा और बड़ा खुल के आऊँगा। मैं सिर्फ पहले वो जो ख्वाजा आसिफ वाली बात और हनीफ अब्बासी वाली बात हुई, अच्छा मुझे अच्छा लगे बुरा लगे, चाहे वो अली अमीन गंडापुर करें, राय तो सबने देनी है ना अपनी, कि वो पार्टी से लाएं ना लाएं। ख्वाजा आसिफ की और जो इनकी पार्लियामेंट में जाहिर है कि सियासी तौर पे ये PMLN के लिए धचका है कि दो वज़रा जो आपस में बैठ के भी बात कर सकते हैं, जो कैबिनेट में भी बात कर सकते हैं, वो चौक में बात कर रहे हैं। अब उसके अंदर फिर लोगों ने क्वेश्चन भी उठाए, लेकिन जो सवालात ख्वाजा आसिफ ने उठाए, चाहे हनीफ अब्बासी के 100 एतराज़ात दुरुस्त हों, क्या वो सवालात गलत हैं? अगर वो एक कंपनी का कह रहे हैं कि $मिलियन खर्च करके सियालकोट में उन्होंने एक गंदा काम किया है, उनको चाहिए ये कि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी करवाएं और उन इदारों को भी साथ साथ मिला लें, चाहे वो पंजाब गवर्नमेंट ने मंजूर करवाया प्रोजेक्ट, ADB का है, जिसका भी है, और साथ वफाकी हुकूमत है। फिर इतराज़ात उनके ही तरफ से आए कि वो जो राजनपुर डेरा गाजी खान DI खान एक 4 रोया हाईवे बननी है जिस पे NHA के अफसरान को मुअत्तल कर दिया, उसमें JUI के सेनेटर भी आ गए, दूसरे सदाबहार सेनेटर भी आ गए बलूचिस्तान से, जो सारे ठेकेदार हैं वो कमेटियों में भी प्रेशर डाल रहे हैं। भाई क्यों डाल रहे हैं आप अगर 13-14 अरब रुपए की बचत हुई है टेंडर में और वो किसी को मिला है, और अब आप पार्लियामेंट के जरिए उन्होंने खत लिखवा दिए हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को कि जी आपके लोग क्या कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ ये बहस भी होनी चाहिए कि जी ठीक है, हम सिर्फ इस बात पे ये कह के रोक दें कि ख्वाजा आसिफ ने ये बात यहाँ क्यों की या हनीफ अब्बासी ने ये बात क्यों की, लेकिन वो जो इशू उठा रहे हैं, अगर वो रोड कंस्ट्रक्शन का इशू है, वो रोड के अंदर पाइप डालने का इशू है, वो चीनी कंपनी है या कोई भी कंसोर्शियम है, किसी का फायदा है या नुकसान, मैं इसकी बात नहीं करता, लेकिन इशू ये है कि फिर मीडिया को इस पे आना चाहिए कि जनाब अगर उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में लोगों की इन्वेस्टमेंट हुई और वो पैसे तो पाकिस्तान के लगने हैं ना, लोगों के लगने हैं, जो आपने देने हैं, चाहे वो कर्जे लेके देने हैं या सड़कें बनानी है आपने, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर कराएं कि हमारे पार्लियामेंटेरियन ये काम बंद कर दें कि जो काम उनके करने का है वो करें। अब ठेकेदार अगर आप हैं बहसीत में है तो आप उस कमेटी में किस हैसियत में बैठते हैं? नहीं बैठना चाहिए, खुद ब खुद साइड पे हो जाना चाहिए, ये बहस होनी चाहिए। अब आगे चलें तसलसल के ऊपर। तसलसल किस चीज़ का है भाई? हम क्यों इधर इमिग्रेटी में बात करते हैं? मैं कल अपने प्रोग्राम में भी यही बात की है। ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुद्दत मुलाजमत पे बात तो सर होता ही उधर का है और कहाँ का होता है? एक मिनट, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं नाम लेके बात कर रहा हूँ ना। ये अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए 3-4 यूट्यूबरों का जिनका धंधा इस पे है, उन्होंने 29 नवंबर को अपने लिए कज़ा का वक्त मुकर्रर कर लिया। मैं तो ये कहूँगा कि जिस हज़ियान को वो बकरे होते हैं वहाँ से बैठ के, मुझे समझ नहीं आती भाई। नवंबर 24 में एक कानून बन चुका, इस तरह का कानून मंसूर अली शाह साहब मोहतरम जो खोसा साहब के साथ मिल के उस वक्त जनरल बाजवा की छुट्टी करा रहे थे, उन्होंने एक नुस्खा दिया, नुस्खा कीमिया के जनाब आप पार्लियामेंट से एक्सटेंशन करा लें, जो अगले साल हो गई एक्सटेंशन। और ये वो नुस्खा था जो इमरान खान ने 19 अगस्त 2022 को अपने हाथ से साइन करके किया था कि तसलसल चाहिए है पॉलिसियाँ दहशतगर्दी के खिलाफ और मैं 3 साल का टेन्योर देता हूँ। और लेकिन जिनको वादे किए थे जिन जजों को, जब उनसे वादे पूरे ना हुए तो वो भी अकड़ के खड़े हो गए। उन्होंने तो इशारा भी किया था खोसा साहब ने कुछ लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड में कि मुझे तो इस ऐवान सदर बिल्डिंग का वादा किया गया था, तो वो गुस्से में आया और उन्होंने 21-22 नवंबर को उसको मोटो बना दिया, गेम उठा के रख दी। अब आप आ जाएं, जब एक कानून बदल चुका और हमारे पास 5वें साल में इस वक्त एयर चीफ मार्शल जो अनवर ये ज़हीर साहब हैं सिद्धू साहब, ये बैठे हुए हैं। मार्च 25 में इनको 5वां साल ऑटोमेटिकली मिल गया, कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। 24 में पब्लिकली प्रेस रिलीज आई थी कि उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। 25 में उसी के मुस्तफीद हुए हम जंग में कि उन्होंने एक प्लान किया हुआ था काम को साइबर स्पेस का और हम अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। अच्छा, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने जिस दिन फील्ड मार्शल बनाया आसिम मुनीर साहब को कि आप फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि एयर चीफ मार्शल को जब इनकी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होगी हम एक्सटेंशन देंगे। तो उनकी एक्सटेंशन मार्च 26 से शुरू होनी है, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर देते हैं उससे पहले देते हैं, चेंज करते हैं, क्या करते हैं। और आसिम मुनीर साहब का सिंपल सी बात है, 29 नवंबर 27 तक वो मौजूद हैं। एयर मतलब आर्मी चीफ भी हैं, फील्ड मार्शल तो वो रहेंगे, वो रिटायरमेंट हो जाती है तब भी वो तो उनका टाइटल है। मैं अपनी बात करूंगा, दोबारा दोहराऊंगा कि ये 5 साल माजी से मुअस्सर हो चुके हैं, जैसे एयर चीफ मार्शल को मिल गया है 5वां साल। 24 में ये कानून बना, कोई नोटिफिकेशन है कि उनको मैं आपको बात वो नहीं हो रही, ये 3 सर्विसेज का नाम है, उसमें चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का नाम भी नहीं है। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल कर दी गई। ठीक है, जहन में रखिएगा। तो आपको 29 नवंबर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ नया लगाना है,
एक्सटेंशन देनी है, नया लगाना है, क्या करना है, ये तय होगा। लेकिन ये 3 सर्विसेज चीफ क्लियर हैं कि इनके 5-5 साल हो गए हैं और फील्ड मार्शल की चूंकि ज़ाहिर तसलसल उनका नाम ले रहे हैं। मैं और आप क्यों किसी एम्बिग्विटी में कहानियां बनाते हैं इधर और उधर की? वो सिंपल सी बात है, जो दुख और तकलीफ है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से है। वो अब जिसको सुख है वो सुख में है, जिसको दुख है वो दुख में है। अब हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वो बात करेंगे कि कानून ये मौजूद है और पार्लियामेंट ने बनाया। ठीक है, लेकिन चले सवाल वो मेरा ये था, मुझे होने या ना होने के समरात तो हमें वक्तन फवक्तन पता चलते ही रहते हैं। हमने माजी से हसन अयूब साहब बड़ी चीज़ें सीखी हैं, आई एम श्योर नून लीग ने भी कुछ सीखा ही होगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि ये तसलसल चलेगा फील्ड मार्शल का, मसला ये है, मेरा सवाल ये था कि क्या जमहूरियत का भी तसलसल चलेगा? देखिए, जमहूरियत का तसलसल चलेगा या नहीं चलेगा ये तो वक्त साबित करेगा। इस वक्त जो हालात हैं वो तो बड़े अच्छा एक वर्किंग रिलेशन है बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड जो आपकी आर्म फोर्सेज उनके दरमियान। और जो आमिर इलियास राणा साहब बात कर रहे हैं वो बात बिल्कुल दुरुस्त है, 100%। आप उसमें वैसे भी मेरे तो मतलब एक बुजुर्ग भी हैं, बड़े भाई भी हैं, मैं कभी इनकी बात को आपने उनको उम्र भी बड़ा बना दी। मेरे ये आपने क्या किया सनीम साहब? मेरे वालिद के दोस्त हैं, तो फिर मेरा तो ताल्लुक दूसरा ही है। अच्छा, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ इसमें देखिए, बिल्कुल ठीक बात की है कि रेट्रोस्पेक्टिव वो जो है उसमें अगर आप कहें तो उनकी मुद्दे मुलाजमत को बढ़ा दिया गया है 3 साल से 5 साल सर्विसेज चीफ्स की, और एयर चीफ का 5वां साल शुरू है। क्या कोई नोटिफिकेशन हुआ उसका? क्या किसी ने नोटिफिकेशन देखा? वो जब नहीं देखा तो ये जो 5 साल मुकम्मल होने के बाद उनकी जो मुद्दे मुलाजमत है, उनकी खिदमात को जारी रखने की जो है वो मंजूरी दे चुकी है फेडरल कैबिनेट। तो बात ये है कि वो जी फेडरल कैबिनेट का ऑर्डर है, तो वो बस बेसिकली उन्होंने उनकी रिटायरमेंट को फ्रीज कर दी है, बल्कि उनकी एक्सटेंशन कर दी है। कब कर दी है? जब आसिम मुनीर साहब को इनको बैटन दिया गया था के ओहदे पर, जब उनको यानी जनरल से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी। अब आगे आए जी, जो राणा सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है वो बेसिकली उसका कुछ तुक नहीं बनती थी। राणा सनाउल्लाह साहब ने जो तसलसल का जिक्र किया और मालिक साहब ने क्वेश्चन किया, पहले तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये बहस क्यों छिड़ी हुई है। इस बहस इसलिए छिड़ी क्योंकि जो यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए जिसका जिक्र करते आमिर इलियास राणा साहब, उन्होंने इस मामले पर बात करना शुरू कर दी, और फिर हम एंकर्स के ऊपर, जो हम मीडिया पर्सन के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती थी कि हम नॉन इशू को, उन लोगों के जो पाकिस्तान के अंदर है नहीं, उनकी बातें की कई भी बातों को हम इशू बना रहे हैं। पहली बात तो ये है, जब नॉन इशू को हम इशू बनाएंगे और एक ऐसी बात करेंगे जिसमें यानी जो पानी से लस्सी नहीं निकलेगी, पानी के ऊपर जो है वो पानी में मदानी चलाने वाला, पानी में मदानी चलाने वाला चक्कर है, उससे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो बेसिकली आने वाले दिनों के अंदर मुझे तो लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सारा कंट्रोल जो है ये इनके सोशल मीडिया टोल्स के पास आ जाएगा 100%। और ये जो 4-5 यूट्यूबर्स बाहर बैठे हुए हैं, इनके कहने के ऊपर भी पॉलिसी चलनी है, ना किसी की विदिन यहाँ पर यानी जो मौजूदा जमात है इनमें से ना किसी की अहमियत रहेगी, और जो आटे में नमक के बराबर अहमियत है वो भी खत्म हो जाएगी। आप ये देख लें कि हर वो फैसला किया जा रहा है जो वो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया ट्रोल्स जो है वो कह रहे हैं। अब उन्हीं की बातों के ऊपर हमारा मीडिया भी चलना शुरू पड़ा है, तो अल्लाह खैर नहीं। लेकिन मैंने तो वो यूट्यूबर वाला सवाल नहीं किया था, मुझे तो लगा था कि जो मैंने सवाल किया है देयर वुड बी अ वेरी सर्टेन आंसर फॉर दैट। मालिक साहब मेरे चैनल में काम नहीं, देयर वुड बी अ वेरी सर्टेन आंसर फॉर दैट कि जमहूरियत चलेगी भाई, क्यों नहीं चलेगी? नहीं, उन्होंने किसके कहने पर बात की है बताएं मुझे। मोहम्मद मालिक साहब के ऊपर मैं बात करूंगा, मेरे जो है वो चैनल में काम करते हैं। हाँ। वो कभी कहते हैं जी कि नवाज चीफ साहब को, शहबाज चीफ साहब को घर पे बुलाकर जो शरीफ फैमिली की जो अंदरूनी मीटिंग्स हैं उनके ऊपर बात करते हैं जी कि उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये शुगर एक्सपोर्ट की ऑर्डर नहीं कर सकते तो फिर इजाजत नहीं दे सकते, तो मैं वजारत उस्मान की क्या जरूरत है। देखिए, वो बातें ऐसी बातें जिनका कोई न सर है ना पैर है। अब राणा सनाउल्लाह साहब बहुत सी बातें ऐसी कर रही हैं जो ना पार्टी पॉलिसी होती है, ना वो लीडरशिप की मंशा होती है, ना लीडरशिप ने वो बातें डिस्कस की होती हैं। राणा सनाउल्लाह साहब
आजकल मुतद्दिद बातें ऐसे करती हैं जो कि बातें उनकी करनी बनती नहीं, जैसे उन्होंने चले मेरे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं कमेंट करना चाहूंगी सनीम साहब। ब्रेक सबके सामने को गिरफ्तार, ठीक है, ब्रेक का कहा जा रहा है, वो गिरफ्तारी वाला भी हो गया, फिर वो जाहिर है, लेकिन वो सेनेटर तो बंद है ना पंजाब से। अभी देखें, ऐसे ना करें हसन अयूब साहब, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो मौजूदा सियासी माहौल है इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। सोचा तो ये था कि बात ये करें कि बर्फ़ पिघल रही है कि नहीं पिघल रही है, कि मैंने सोचा कि इतना बड़ा जो एक कोर इशू है हमारा वो तो चल ही रहा है, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा वज़ीर आज़म का और फील्ड मार्शल का दौरा है चीन, जो कि किसी भी माइलस्टोन से इसलिए कम नहीं है क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है भारत, उसको बड़ी हज़ीमत उठाना पड़ी है। आमिर ज़िया साहब, ये जो कल हमने देखा कि एक बहुत ही बड़ी फ़ौजी परेड का इनकाद वर्ल्ड वॉर 2 के ख़ात्मे की 80 साला तकरीब थी, और उसमें हमें कहीं भी मोदी नज़र नहीं आए और ना ही उनका गोदी मीडिया नज़र आया, बस वो चीखते रहे। हमें नज़र आए प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब। तो आप इसको कैसे एज अ होल देखते हैं? क्या हम इस खत्ते में एक तब्दीली देख रहे हैं जिसका हिस्सा पाकिस्तान भी है? देखिए, पहली बात तो ये कि पाकिस्तान और चीन के जो ताल्लुकात हैं वो 1-2 बरस में तो मुहित नहीं है, उनकी बहुत तवील तारीख है। और ज़ाहिर है कि चीन के अहम के ऊपर जो है पाकिस्तानी क़यादत का होना, उस पर कोई अचंभे की बात नहीं है। और ज़ाहिर है क्योंकि ऐसा मौका था कि 80 साल वो जापान पे अपनी फतह का जश्न मना रहे थे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दीगर सरबराहान मुमलिकत भी थे, तो इस हवाले से यह हुकूमत, जिसकी वजह से इसकी अहमियत और बढ़ जाती कि रूसी सदर भी थे वहाँ पर, नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप भी थी और दीगर ममालिक के लोग थे, उसमें हमारा पाकिस्तान भी अपनी नुमाइंदगी कर रहा था। और ये हमें को समझना चाहिए कि इंस्पाइट ऑफ कोई भी गवर्नमेंट होती, चाइना की जो कहते हैं ताल्लुकात के, उनकी डिप्लोमेसी का हुस्न है वो ये कि वो ये नहीं देखते कि कौन सी सियासी जमात के यहाँ पे जमहूरी हुकूमत है या फौजी हुकूमत है, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में एक तसलसल है। और जब भी आप देखें कि चाइना की सपोर्ट जो है हमारी, वो क्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, तमाम सियासी जमात, इस्लामी हो, पीपल्स पार्टी, लिबरल सेकुलर पार्टी है, पीटीआई सेंटर की पार्टी है, नून लीग है, सब चाहते हैं कि जी चाइना से हमारे ताल्लुकात में कोई, क्योंकि ये हमारी कौमी अहमियत का सवाल है। तो अच्छा, दूसरी बात ये थी कि लोग ये हैरान थे कि जी मोदी क्या करने गए वहां पर एससीओ के उसमें इजलास में। अच्छा, जाहिर है कि एक अगर फर्ज करें कि हिंदुस्तान भारत ये चाह रहे हैं कि थोड़े से ताल्लुकात उनके चीन से बेहतर हो जाए क्योंकि उन्हें अमेरिका से बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि फौरी चुटकी बजाते हुए वो ताल्लुकात की उस नहज के ऊपर आ जाएंगे कि जहां पर आज पाकिस्तान खड़ा हुआ है, वो भी जाहिर है कि बर्फ उनकी पिघलेगी। वैसे उस कहते हैं ना, कशीदगी के बावजूद भारत और चीन के ट्रेड ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं, कहते हैं बिलियन डॉलर हो रही है, तो लेकिन हमें उसमें बहुत ज्यादा वो, क्योंकि होना यही था कि मोदी जाहिर है कि उनके बहुत नहीं है, मोदी के ताल्लुकात पुतिन से पुराने हो सकते हैं भारत के, पुतिन के भारत के हैं, तो जाहिर है कि वहां पर उनकी एक अलग हैसियत है, लेकिन चाइना में उनकी वो हैसियत नहीं, अगर वो नहीं है तो हमें इस पे मतलब है, ये तो कोई सवाल ही नहीं बनता, वो तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी वो क्लोजनेस नहीं है। और डिप्लोमेसी में एकदम लेकिन क्योंकि अगर आप ट्रम्प साहब की ट्वीट्स देखें और उन्होंने जिस तरीके से इसको एड्रेस किया, और बाय द वे आमिर इलियास खान साहब, ये पहली दफ़ा ही हुआ है तारीख में कि किम जोंग उन, साथ सदर पुतिन और फिर शी जिनपिंग और फिर साथ प्राइम मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे। यार ऐसी बात नहीं है, 3 ताकतवर शख्सियात और मुमलिकतों के सरबराहान और अमेरिका सामने खड़ा हुआ साहब बहादुर, तो ये कैसा, क्या मैसेज क्या जा रहा है इस खत्ते से वेस्ट की तरफ? देखें, बात सिंपल सी है, अगर तो हमने अंडरमाइन करना है अपने प्राइम मिनिस्टर को, तो आमिर ज़िया साहब ने तज्जिया कर दिया। अच्छा, आपके ख्याल में ट्रंप वेला बैठा है कि जो वो इन 3 लोगों को चुन के बता रहा है मोदी को कि ये तुम यहाँ पे पहुँचे हो, ये मेरे खिलाफ ये बात कर रहे हैं, इसकी अहमियत अपनी जगह पे मौजूद है। हमारी अहमियत कब बनी? ट्रंप मोदी क्यों गया? हमसे जंग हार के गया ना। हाँ। और जो इंडिया की दुर्गत बनाई हुई है इस वक्त अमेरिका ने, जो कुछ वो कर रहे हैं वो हमारी दुर्गत बना रहे थे। वो कह रहे थे कि लड़ें आपस में, ये तो हज़ारों सालों से लड़ रहे हैं, डिकेड से लड़ रहे हैं। यही था ना मार्को रूबियो का और सदर ट्रंप का जो जंग होने से पहले। और फिर क्या वो उठते बैठते हमारा नाम लेते हैं, इज्जत लेते हैं। बहादुरों की दुनिया इज्जत करती है। हमने ये जंग मिल के लड़ी, पूरी कौम ने लड़ी। इसमें आर्मी भी थी, एयरफोर्स थी, नेवी थी, हुकूमत थी और आम आदमी था, जो मिसाइल चलने के बाद पाकिस्तान का झंडा लेके नूर खान बेस पे पहुंचा और जिसने सारी फिजा बदल दी। तो ये पूरी कौम ने जंग जीती थी। पाकिस्तान उसकी नुमाइंदगी करता है। हमारा वज़ीर आज़म कोई भी हो यहाँ पे आके ये बात कहें, लेकिन वो जो इज्जत कमाई है इस गवर्नमेंट ने, इस जंग ने, उसको आप किसी एक को नहीं क्रेडिट कर सकते कि जी ये तो पाकिस्तान चाइना। भाई चाइना की ब्रांड मार्केटिंग हमने कर दी उनके असलहे की।
वो बात ही नहीं को सुनता था। वो सारे इंडिया को जवाब में अब ये कहना पड़ रहा है ये तो चाइना की जंग लड़ी है, हमने पाकिस्तान से थोड़ी लड़ी है, क्योंकि वो तो हमें बिल्कुल समझते ही कुछ नहीं थे जो कुछ उनके साथ हुआ। ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आ जाएंगी सामने। बहरहाल हमारी बड़ी रिस्पेक्ट बनी है, हम वहाँ मौजूद हैं, हर मौके पर हैं, हमारी तो चाइना के साथ दोस्ती है। हमें पीछे करने के लिए मोदी ने एक चाल चलने की कोशिश की थी जो चाइना ने खुद, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट भी किया है इस बात पे। और सीम्स लाइक कि 7 साल बाद मोदी चाइना गए थे एससीओ अटेंड करने के लिए और बड़ी कोशिश भी की उन्होंने। चाइना नहीं, एससीओ में जब लास्ट टाइम गए थे, नहीं फरवा मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टाइम सेंट्रल एशियन एक मुल्क था, मेरे जहन से नाम निकल रहा है, मैं साले जाफर और उज़्बेकिस्तान, हम और बहुत सारे साथी थे। लेकिन एक मिनट, जहां एससीओ में पाकिस्तान मेंबर भी बना, हम गए, मोदी भी आए हुए थे, अफगानिस्तान के सदर के साथ उनकी मीटिंग थी, ठीक है, अशरफ गनी के साथ। हमें पता चल गया, हम 3 लोगों ने 2.5 घंटे उनका पहरा दिया और फिर हमने क्वेश्चंस किए, मोदी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद ये एससीओ में भी अब आए हैं खुद। तो ये इसलिए आए हैं तो कि सीम्स लाइक कि इंडिया हैज बीन ट्राइंग अमेरिका को जी वो, लेकिन वो ना चाइना ने उनको वो रिस्पेक्ट दी जो वो समझ के आए थे, और ऊपर से लेकर पड़ गया ट्रंप से दोबारा इनको। ठीक है, यानी मैं इसे ऐसे सम अप कर लेती हूं, जंग हमने जीती है, हमारी इज्जत बनी है ना भाई, इंडिया के लिए तो वो हो गया, नहीं कर सकते कि कोई भी जाता तो हो जाता। हाँ सही कह रहे हैं, नहीं आई टोटली एग्री कि इंडिया के लिए तो वो हो गया न्यूज़ अपना घर के और ना घाट के। जी बिल्कुल वही सूरत हाल है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मैं कहना नहीं चाहती थी लेकिन चले हमने कह दिया। फिक्र है तो फिक्र है, धोबी का कुत्ता है। मैं मोदी को कुत्ता तो नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जिल्लत और रुसवाई अपने नाम कर रहे हैं। देखें उनमें एक गरूर और तकब्बुर अल्लाह ताला ने हमेशा दुनिया में जलील करना है। और इंडिया जिस तरह जितना तकब्बुर करना शुरू पड़ा था, जिस तरीके से अपने आप को मिनी सुपर पावर समझना शुरू कर रहा था और अपने आप को एक इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर दुनिया के सामने पेश कर रहा था, तो वो जो प्राउडनेस है ना जी, उसने जलील होना था और वही हुआ। पाकिस्तान के साथ छेड़छाड़ की, फिर मुंह की खानी पड़ी। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस वक्त जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे, जो कह रहे थे जी कि हमारे पास तो शेल नहीं है मारने को, जहाज उड़ाने के लिए पेट्रोल नहीं है टैंकों में, आज पेट्रोल नहीं है, वो शख्स आज नाअहल हो चुका है, आज वो शख्स नायाफ्ता है। और मजे की बात यह है कि अदालती मफरूर हो चुका है उमर अयूब। ये वो शख्स आज देखिए कि उसने उस वक्त पाकिस्तानी कौम के मोरल को डाउन किया। ये राणा साहब कह रहे थे पूरी कौम जो है वो यकजा हुई, नहीं, बात सच्ची करनी चाहिए, इन लोगों ने बड़ा नेगेटिव प्ले किया। और आज अलग कर दीजिए कि वो शख्स सजा के बावजूद गायब है, वो सजा काटने के लिए खुद को सरेंडर नहीं कर रहा, तो ये भगोड़ा है और अदालती मफरूर हो चुका है। तो मुझे तो कुछ ही बातों की है, लेकिन अल्लाह ताला को जो पाकिस्तान जो इज्जत को दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है, इस पर हमें गरूर नहीं करना, हमें हिंदुस्तान से सबक सीखना है, अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ होना है और किसी किस्म के खड़ में नहीं आना। हमें अपने मुल्क को यहाँ से आगे लेकर बढ़ना है और इसके लिए हमें तरक्की के मनाजिल तय करने के लिए दुनिया में अपने डिप्लोमेटिकली अपने आप को मजबूत करना है, ट्रेड को बढ़ाना है और ताउन को बढ़ाना है, ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें, अपने यूथ को बाहर रोजगार दिलवाएं, रेमिटेंस कमाएं, अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, बाहर बेचें, यानी ट्रेड में आगे बढ़े हम लोग। ठीक, और ये वाकई इसकी बड़ी अशद ज़रूरत है इस वक्त। बहुत शुक्रिया हसन अयूब साहब आपका भी, आमिर रियाज साहब, आमिर रियाज राणा साहब, थैंक यू सो मच। पाकिस्तान इस वक्त अगर दुनिया के नक्शे पर एक बार उभरा तो पहले भी था, लेकिन इस बार मुनफरिद नज़र आ रहा है, चूँकि जो हमने मार्काए हक में फ़तह हासिल की और भारत को शिकस्त दी। अब इसे देखना ये है कि हम अपनी कौम के मुफाद के लिए कैसे इस्तेमाल करें। इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।